नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अफसरनामा में हमारे साथ जो युवा आईपीएस ऑफिसर हैं वो 2021 बैच के हैं, मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान जो उनका दायित्व है वो इस समय जबलपुर में है और एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वो हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश का भी जो मालवा अंचल का एक बहुत सुंदर सा नगर है, ज़िला है देवास, जिसके लिए कहा जाता है कि देवताओं का वास, इसीलिए उसका नाम देवास। नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र जिसपे गुरु गोरखनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस एक बहुत ही पूजा पद्धति से जुड़े हैं, जिसे हम नाथ पूजा पद्धति कहते हैं, उसका केंद्र रहा। और चामुंडा टेकरी और योगी शीलनाथ और ऐसी बहुत कुमार गंधर्व, बहुत सारी बातें, नईम जिनकी गज़लें बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी, वहीं से हमारे मेहमान आते हैं। इसके पहले वो ग्वालियर रहे, छिंदवाड़ा रहे और प्रोबेशन का अपना समय उन्होंने भोपाल में भी बिताया। तो एक युवा आईपीएस अधिकारी हैं, भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं आयुष गुप्ता जी, 2021 बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी। सर, बहुत स्वागत करता हूं आयुष जी आपका। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आयुष जी, हम इस कार्यक्रम में अक्सर ये बात कहते हैं कि थोड़ा सा हम यादों का एक झरोखा खोलते हैं और यादों के झरोखे से चलते हैं पीछे। और जब 14-15 साल की उम्र के आयुष जी हैं और एक करियर चुनने का प्रेशर हल्का हल्का आने लगा है दिमाग में कि अब क्या करना है, क्योंकि वो सुनने लगे हैं कि अच्छा करियर, अच्छी नौकरी ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपने उस 14-15 वर्ष की उम्र के किशोर आयुष गुप्ता जी के जीवन में ज़रा झांक कर बताइए हमें, किस तरह की भावनाएं रहीं आपकी जी। मेरा जन्म जो है देवास मध्य प्रदेश में हुआ है और मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई है कक्षा 10वीं तक वो देवास के विंध्याचल एकेडमी स्कूल से हुई थी। जब आप जिस समय का बता रहे हैं 14-15 वर्ष की जब उम्र थी, उस समय जब हम स्कूल में थे तो बहुत ज़्यादा हमने करियर का आगे का नहीं सोचा था, लेकिन ये ज़रूर था कि 11th-12th में चूँकि मैं स्कूल में मैथ्स में मतलब स्कूल के समय मैथ्स मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, मैथ्स में मार्क्स भी अच्छे आते थे, तो 11th-12th के लिए ये क्लियर था कि आगे हमें मैथ्स सब्जेक्ट ही लेना है। और मैथ्स के बाद जो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जिसके बारे में हम तैयारी कर सकते हैं, तो आईआईटी जेईई उस समय जो एग्ज़ाम थी, जो बाद में जेईई एडवांस के नाम से जिस एग्ज़ाम को कहा जाने लगा, तो आईआईटी जेईई की तैयारी करने का हमारे मन में जो था स्टार्टिंग से प्लान था। बहुत बढ़िया। पिताजी आपके क्या गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर उनका अपना व्यवसाय था, किस तरह से, थोड़ा सा इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। मेरे माता पिता दोनों वर्किंग लाइफ में रहे हैं। फादर जो है देवास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। और जो मेरी मदर है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं और इसी साल वो हाई स्कूल प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। फैमिली में मेरे अलावा मेरी एक सिस्टर हैं जो मुझसे बड़ी हैं और अभी वाइफ। तो फिर आगे चलें अगर, तो एजुकेशन के लिए 12th के बाद आपने किस स्ट्रीम को चुना? 11th-12th में मैंने जब आईआईटी जेईई की कोचिंग की थी, तो उसमें मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम के थ्रू आईआईटी दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पर मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है, जो 2015 से लेकर 2019 जो हमारा बैच कहलाता है उसमें मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से रुझान मैथ्स की तरफ था, तो इसीलिए मैं इस फील्ड में आगे गया था। हमने अक्सर ये देखा है आयुष जी कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ख़ासतौर से जिस परीक्षा की प्रणाली से आप निकल कर पहुँचे, दिल्ली आईआईटी पहुँचे आप, यहाँ एक बड़ा कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। सबके मन में नहीं, लेकिन एक सर्टेन सेक्शन है, कुछ परसेंटेज है कि 5% हैं, 10% हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में जाते ही एक तरफ जहां अपना वो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं आईआईटी का, वहीं दूसरी तरफ वो अखिल भारतीय सेवा की तैयारी शुरू करते हैं।
आपकी भी प्रेरणा इस तरफ आने की कुछ वही वातावरण बना? जब हम कॉलेज में स्टार्टिंग में गए थे तब ये प्लान नहीं था कि यूपीएससी करना है, लेकिन एक मेरा जो बचपन से शौक़ रहा है वो है न्यूज़पेपर पढ़ना और जो करंट अफेयर्स है उनसे थोड़ा अवेयर रहना। तो एक ये चीज़ ने मेरा थोड़ा रुझान यूपीएससी की तरफ बढ़ाया था। और दूसरा, जैसा आपने बताया कि काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। हम जब कॉलेज में थे तो कॉलेज की लाइब्रेरी में करीब करीब 50% लोग किसी न किसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते थे। तो फिर उस चीज़ का एक एक्सपोजर हमें मिला है और कॉलेज में जो सीनियर्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया था उनकी तरफ से गाइडेंस भी इजीली अवेलेबल हो गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके कारण फर्स्ट ईयर के बाद या करें कि सेकेंड ईयर में ये डिसाइड किया था कि यूपीएससी एग्ज़ाम की ओर अपना रुख करना है। आयुष जी, इस दौरान कहीं मन में दुविधा नहीं थी कि एक तरफ ऐसे भी सीनियर्स आपकी निगाह से गुजरे होंगे या उनके बारे में आपने कॉलेज में सुना होगा जिनके करोड़ों के पैकेज हैं साल के और बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल है, कोई अब्रॉड है, कोई कहीं है, कोई भारत में ही बहुत ही शानदार पैकेज पे काम कर रहा है। ऐसे में आपने एक ऐसा रास्ता चुना जहां मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ रुतबा, जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी वज़नदार हैं, लेकिन पैसे के मामले में मामला थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा, कोई तुलना करना ठीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो पैसा निजी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर से अच्छे कॉलेजेस से निकले स्टूडेंट्स के लिए है, वो चीज़ सरकारी क्षेत्र में और अखिल भारतीय सेवा से निकलने के बाद भी नहीं है। तो आपके मन में कोई दुविधा तो नहीं थी? जैसा मैंने आपको बताया था, तो जब ये एग्ज़ाम की तैयारी करने का डिसाइड किया था तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दोनों तरफ से थे कि एक तो जो पैकेज होता है, पैकेज प्राइवेट सेक्टर में हमारा ज़्यादा होता है और दूसरी चीज़ जो हमें पीछे खींचने वाली थी वो थी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का लगातार तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। कोई 5-5, 6-6 अटैम्प्ट देते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में थी, लेकिन मैंने ये भी डिसाइड किया था कि अगर एग्ज़ाम देंगे तो 3 अटैम्प्ट तक हम देंगे। 3 अटैम्प्ट तक पूरी तैयारी के बाद देने के बाद फिर नेक्स्ट बात हम देख लेंगे आगे जो करना है, क्योंकि ये एक इनिशियल फेज़ में हम तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है, भले ही वो कॉलेज के समय हमारे लिए ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, लेकिन सिमिलरली वो सेक्टर 3-4 साल बाद अगर हम तैयारी के बाद भी जाना चाहें तो थोड़े बहुत इशू आएंगे, लेकिन उसके अलावा वो सेक्टर हमेशा हमारे लिए ओपन रहेगा। तो ये जो स्टार्टिंग का समय था वो मैंने यही सोचा था कि ये समय जो है मैं अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दूंगा। और उसके बाद जब इस सेवा में आते हैं तो हमें पहले ही पता होता है कि यहाँ पर जो हमारे पैकेज रहेंगे वो प्राइवेट सेक्टर कंपैरिजन में कम रहेंगे। तो जब ये क्लैरिटी माइंड में रहती है तो उसके बाद में ये सारी समस्याएं नहीं आती है। एक बार बार सवाल हमारे यंग एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि तैयारी का मंत्र क्या होना चाहिए। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आयुष जी जिस रास्ते पर चलकर सफल हुए हैं बाकी सारे कैंडिडेट्स भी उसी रास्ते पर सफल हो सकते हैं, फिर भी कहीं कुछ कॉमन फैक्टर्स ज़रूर होते हैं। तो जैसा कि आपने भी बताया है कि किसी की भी स्ट्रेटेजी जो है किसी 2 पर्सन की सेम नहीं हो सकती है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो दोनों में कॉमन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी और काफ़ी सारे लोगों को जो मैं पहले भी बताया है, जो कॉमन स्ट्रेटेजी है वो ये है कि एक आपको सबसे पहले हमारा सिलेबस पढ़ना होगा। यूपीएससी का एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस होता है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आपको एक बार वो सिलेबस आपको पूरा देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम हमसे डिज़ायर करती है। सेकेंडली ये है जो भी सिलेबस है, क्या वो सिलेबस के बारे में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं। एक सिलेबस एक हमें एंट्री देता है समझने के लिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली बताते हैं कि किस तरह के इस सिलेबस में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो है कि बेसिक मिनिमम हमें सबसे पहले इसको देखना चाहिए स्ट्रेटजी में अपना। जो तीसरी चीज़ है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो मैं अपनी तैयारी के समय भी और उसके पहले भी मैंने जैसा बताया मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ था और अभी भी। तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो नॉर्मली लोग वो पढ़ते हैं और मैंने भी लगातार उस न्यूज़पेपर को डेली पढ़ा है। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई भी इवेंट जो है सिर्फ उसका रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आता है, उसका प्रोसेस हमें समझ में आता है। जब हम किसी शॉर्ट नोट्स देखते हैं या कंपाइलेशन देखते हैं तो उसमें किसी प्रोसेस का हमें रिज़ल्ट पता पड़ता है, लेकिन जब हम न्यूज़पेपर से उसे डेली पढ़ते हैं तो उसका एक प्रोसेस हमें समझ में आता है, तो ज़्यादा अच्छे से हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ये 3 चीज़ें। जी
जी हाँ, हाँ जी, अपनी ये बात तीन पूरी चीज़ें जो है, हाँ, ये जो तीन चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगती है। अगर इसमें थोड़ा और मैं डिटेल में जाऊँ तो यूपीएससी के लिए हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो थी कि सबसे पहले मैंने अपना जनरल स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट किया था, और जनरल स्टडीज़ से ही रिलेटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेटर होगा। मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया था, जिसको मैंने जीएस पढ़ा था तो उसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, साथ ही साथ काफ़ी सारा एरिया जो ऑप्शनल है वो हमारा जीएस का कवर करता था। तो इस तरह से ये जो चौथा पॉइंट है, एक ऑप्शनल हमें जो सिलेक्ट करना होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पांचवी चीज़ है जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो सबसे ज़रूरी जो यूपीएससी क्लियर करने में है वो आपका मेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा वेटेज होता है वो रिटर्न का ही होता है। रिटर्न तो का जब होता तक है जी। हमें, हाँ, तो जब तक हम एक अच्छे आंसर राइटिंग हमारी स्किल नहीं होगी तब तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है प्रीलिम्स में हो जाए, लेकिन मेंस जब तक हमारा अच्छा स्कोर नहीं आएगा हमारा क्वालिफिकेशन इसमें नहीं होगा। तो बिल्कुल ये कुछ बिल्कुल, पांच एक बिल्कुल चीज़ें ठीक। हैं जो सबसे ज़्यादा जी, बेसिक और इम्पोर्टेंट है। आपने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी मन बनाया था, या आपकी इच्छा थी कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा भी मिलती है तो मैं बहुत सेटिस्फाइड रहूँगा और बहुत अच्छे से, या यही मेरा पहला लक्ष्य था? जब सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड एग्ज़ाम में जब आईपीएस अवार्ड हुआ था तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया था, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी सर्विस है जो हम डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा विजिबल है, जिसमें हम तुरंत ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसको छोड़ के मुझे किसी और जगह जाना चाहिए। सभी लोगों की अपनी अपनी चॉइस रहती है, लेकिन आज मैं इस सर्विस से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि जो हमसे एक्सपेक्टेशन है वो हम पूरी करें। आपको जब आपका होम कार्डर मिलता है तो एक खुशी अलग ही होती है। तो होम कार्डर के लिए किस तरह की कंडीशंस होती हैं? आपको अपने मार्क्स तो फ्लाइंग कलर्स में चमकते हुए रहने ही चाहिए, और क्या कंडीशन होती है कि आपको आपका गृह राज्य जब आवंटित होता है तो उसके लिए क्या शर्तें होती हैं? जैसा आपने बताया, होम कार्डर के लिए हमें तीन चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो हमें अच्छा स्कोर लाना होता है, मतलब अच्छी रैंक लानी होती है। सेकेंडली है कि जो हमारे हाथ में नहीं है कि उस साल वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, ये दूसरी चीज़ हो जाती है। किसी किसी के होम कार्डर में हो सकता है नहीं आ रही हो, तो अच्छी रैंक होने के बाद भी उन्हें होम कार्डर नहीं मिलेगा। और तीसरा, आपने जो प्रेफरेंस भरा है, काफ़ी सारे लोग होम कार्डर को अपनी प्रेफरेंस नहीं भी भरते हैं बहुत सारे कारणों से। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिसके बाद होम कार्डर हमें अलॉट हो पाता है। ये सारी चीज़ें जब हुई और फिर ट्रेनिंग के बाद, प्रोबेशन के बाद आपने मैदानी पदस्थापना, फील्ड पोस्टिंग्स भी आपकी हुई, तो एक युवा अधिकारी के नाते कोई ऐसा अनुभव अगर आप हमारे साथ बांट सकें, जिससे, जैसा आपने पहले भी कहा कि सेवा का और लोगों से कनेक्ट का ये एक बहुत अच्छा अवसर उपलब्ध कराती है ये सर्विस। ऐसे किसी अनुभव से आप गुजरे कि आपको लगा कि हाँ वाकई आयुष सार्थक हो गया इस दिशा में आगे बढ़ना? एक घटना मुझे इस संबंध में याद आती है। जब हम ग्वालियर में सीएसपी की पोस्ट पे पोस्टेड थे, वहाँ पर लगातार 1-2 महीने से ग्वालियर व अन्य ज़िलों में एटीएम कटिंग की कुछ शिकायतें आ रही थी, कुछ एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐसी एक घटना हुई थी, दिसंबर 25 के आसपास की बात है। रात में करीब 4 बजे शहर के बीच में से एटीएम कटिंग हुई, उसमें से कैश निकाल के जो आरोपी थे वो फरार हो गए। इसमें फिर तत्काल हमने टीमें बनाई और जैसे भी हमारा प्रोसेस रहा, उनको कैमरे के माध्यम से लोकेट करना, टोल के माध्यम से लोकेट करना। हमें जब वो चिन्हित हो गए कि हमारे आरोपी कौन है, तो फिर जो एक टीम हमारी ऑलरेडी उनके घर के आसपास थी, उसके अलावा फिर मैं भी स्वयं गया था, हमारे साथ एक सीएसपी भी थे, और हम करीब 25-30 लोगों की टीम लेके राजस्थान हरियाणा के नूह जिला लगता है, वहाँ पर उनकी लोकेशन थी, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। और फिर सभी सावधानियां बरतने के बाद हमने उनके घर में एंट्री करके वहाँ से जो कैश था, साथ ही गाड़ी थी, वो अन्य आरोपी जो अलग अलग जगह थे, अलग अलग टीमें, वापस लौटते टाइम हमने टीमें बनाई और सभी आरोपियों को पकड़ के उनसे जो गैस कटर था या जो उनके यहाँ पे कैश था, सभी चीज़ें हमने रिकवर करी। और फिर ये देखने में आया कि उसके बाद से एटीएम कटिंग की घटना वो उस एरिया में काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो ये एक ऐसा जी अनुभव था जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपना इन्वॉल्वमेंट रखा और इसमें जो है सक्सेस हमें ग्राउंड पे दिखी थी। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई।
आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि जिमिंग और जिम जाना और अपने को फिट रखना ये आपकी हॉबी का या आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। मैं ठीक हूँ सर? हाँ, थोड़ा बहुत समय हमें देना चाहिए। पर्टिकुलरली हम इसी शरीर से काम करते हैं, तो इसके लिए भी हमें अलग से समय निकालना चाहिए। मैं अभी जितना समय मिल पाता है या तो वॉकिंग होता है या बैडमिंटन खेल लेते हैं, जैसा अगर या कंपनी अवेलेबल हो गई लोगों की, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि इतना बिजी टाइम हो जाता है और एक पुलिस में होते हुए काफ़ी हद तक नेगेटिव इन्वायरमेंट में हम पूरे समय रहते हैं। तो ये कुछ टाइम होता है जो हमें माइंड को भी रिलैक्स करता है और हमें बॉडी को भी हमारा फिट रखता है। आप खुद के लिए और अपनी टीम के लिए क्या करते हैं? क्या स्पिरिचुअलिज्म आपके लिए एक कारण बनता है या पढ़ाई बनती है? और न सिर्फ आपको फिट रहना है, मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी टीम को भी रखना है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि चूँकि हम काफ़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं और साथ ही साथ हमारा जो पूरा फोर्स है उसी तरह के थोड़े एनवायरनमेंट में रहता है, तो एक मेंटल प्रेशर रहता है। तो जिसको सॉल्व करने के लिए या तो हम खुद मेडिटेशन करें या जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स खेलें। लेकिन उसके अलावा जैसा पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी समय समय पे कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे मेडिटेशन हो गया या हार्टफुलनेस हो गया। इस तरह के सेशन में हम हमारा जो फोर्स है उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक उन्हें एक स्टार्टिंग उस चीज़ का मिले, ताकि अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो आगे इस चीज़ में और आगे जाएँ, जिससे जो मानसिक तनाव हो एक तरह से उनका दूर हो। साथ ही साथ जो फिज़िकल फिटनेस है इसके बारे में भी अवेयर किया जाता है, जिससे और साथ ही मेडिकल कैंप्स बीच बीच में लगाए जाते हैं अपनी फोर्स के लिए भी और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी, ताकि अगर कोई बीमारी हो तो इनिशियल स्टेज पे ही उसका डायग्नोसिस हो जाए और जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे PHPS की स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, उसका फ़ायदा उठा के अगर कोई किसी भी तरह से बीमार है तो उस चीज़ का उनको यूज़ करने का मौका मिले। एक और अहम पड़ाव जो ज़िंदगी का है, इसका आपने भी एक पासिंग रेफरेंस हमको दिया कि शादी जो है जब वो हमारे सामने आती है तो वो भी एक बड़ा दायित्व है, जैसे नौकरी है या एक पुत्र के नाते आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ भी एक बड़ा दायित्व आता है और वो जीवन की एक बहुत अहम कड़ी होती है, क्योंकि अब तक तो हम हर चीज़ के लिए अपने माता पिता की तरफ देखते थे, अब हम खुद भी उसी दायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं और माता पिता होने को हम सार्थक रूप में अपने भीतर भी देखते हैं। तो आपकी जो जीवन संगिनी हैं वो क्या सर्विसेज से ही हैं या वो किसी अदर बैकग्राउंड से हैं? मेरी जो वाइफ हैं वो IIT दिल्ली में हम साथ में ही पढ़ाई करते थे और उसके बाद हम तैयारी भी UPSC की हमने साथ में की है। अभी वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, 23 बैच में है, अभी छिंदवाड़ा में पोस्टेड है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। अरे वाह! तो ये मतलब एक वही आपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही एक दूसरे को देखकर जीवन में साथ आगे बढ़ने का निर्णय कर लिया था? हाँ, कॉलेज के समय से ही हम साथ में थे, तैयारी भी हम लोगों ने साथ में की थी, पढ़ाई भी साथ में करे थे और फिर जब सिलेक्शन हुआ हमें कैडर भी, उन्हें भी MP अलॉट हुआ है, मुझे भी MP अलॉट हुआ है, तो एक ही कैडर में है। अभी वो छिंदवाड़ा में एज ए प्रोबेशनर है, 23 बैच में। थोड़ा सा युवाओं के लिए बताइए, आप स्वयं युवा हैं, कि रिश्तों में आना आसान हो सकता है लेकिन रिश्तों को निभाना ये आसान तो कतई नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जहाँ दो पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति डिग्निटी का भी भाव रखते हैं और वक्त आने पर एक दूसरे के काम की, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ के जो ग्रे एरियाज़ हैं उनको भी देखते हैं और समीक्षा करते हुए उनको दूर करने के लिए सलाह ऐसे देते हैं कि बात चुभे तो ज़रूर, लेकिन इतनी भी ना चुभे कि वो किसी डिस्प्यूट की तरफ चली जाए। तो इसके लिए क्या टिप्स आप देते हैं और इसके लिए ज़्यादा नंबर आप खुद को देंगे या मैडम को देंगे? नहीं, ये एक जैसा आपने बताया है तो ये एक साथ में चलने वाली बात होती है, तो दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें, कोई एक को मैं क्रेडिट नहीं लेने दूंगा इसमें। लेकिन बाकी लोगों के लिए जैसा आपने बताया, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो सामने वाला है वो भी एक इंसान है और उनकी एक पर्सनल स्पेस भी होती है, उनकी एक चॉइसेस भी होती है और साथ ही साथ जो हम हैं हमारे भी एक लिमिट्स होती है। तो इन दोनों चीज़ों का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कोई भी अपनी लिमिट्स ना क्रॉस करे और साथ ही साथ सामने वाले की जो पर्सनल स्पेस है उस चीज़ की भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए।
और धीरे धीरे जब समय बीतते जाता है तो एक दूसरे के बारे में और अच्छे से हम जान पाते हैं। और अगर कुछ चीज़ किसी के बारे में हमें ठीक नहीं लगती तो उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो कम्युनिकेशन है। कुछ भी चीज़ हो जाए, अगर हम कम्युनिकेशन जारी रखेंगे तो फिर उसमें कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये भी मैंने देखा दाम्पत्य जीवन में कि एक व्यक्ति अगर थोड़ा धीर गंभीर है तो दूसरा उसका कॉन्ट्ररी होता है, और ये जिसे कहा जाता है कि ये कुछ ईश्वर की प्लानिंग का भी हिस्सा होता है। दूसरा रिलेटिव्स के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है, उनके साथ टाइम बिताना, समय बिताना। आप दोनों में ये जिम्मेदारी, जिसे मैं विदेश मंत्रालय कहता हूँ, विदेश मंत्रालय का दायित्व कौन संभालता है? आयुष जी संभालते हैं या मैडम संभालती? अभी देखा जाए तो मैडम के पास इसकी जिम्मेदारी है और गृह विभाग और विदेश मंत्रालय अलग अलग जगह है। वाह वाह, बिल्कुल ठीक बात है। न्यूज़पेपर पढ़ने का सिलसिला तो अभी भी चलता होगा आयुष जी? हाँ बिल्कुल चलता है। और ये बचपन से ही मेरा एक हॉबी या रहा है, या एक पार्ट ऑफ रूटीन रहा है। भले ही मैं स्कूल में रहा हूँ या कॉलेज में रहा हूँ या उसके बाद भी, जिससे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। और उसी का मुझे काफ़ी सारा जो हेल्प मिली है अपनी एग्ज़ाम क्लियर करने में, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं मानता हूँ न्यूज़पेपर है। और उसी चीज़ को मैं आज भी कवर करता हूँ। साथ ही साथ समय के साथ अलग अलग माध्यम बन जाते हैं न्यूज़ हमें लेने के लिए, जैसे सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया। लेकिन न्यूज़पेपर एक ऐसा मैं मानता हूँ ऐसा वे है जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज़ को हम देखते हैं। अगर न्यूज़ देखते हैं तो हमने कोई हमें सुना रहा है, या वीडियो में हम कुछ देख रहे हैं कोई हमें सुना रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर में जब तक हम हमारा खुद का इनपुट नहीं देके, खुद का इनपुट से पढ़ाई नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, तब तक हम उस न्यूज़ को ले नहीं पाते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर से जो हमें सबसे ज़्यादा इनपुट मिलता है वो मेरे हिसाब से प्रिंट मीडिया इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। इन दिनों या बीते, मैं करीब करीब 15 सालों की बात करूँ तो मीडिया से मेरा आशय है यूट्यूब, सोशल मीडिया और उस तरह की फिल्में जो अपराध पर केंद्रित होती हैं, वो एक अपराधियों के लिए एक लेसन की तरह हो गई। आप प्लानिंग करते हैं, जिस तरह का आपने ग्वालियर में जिस अपराध का आपने जिक्र किया कि अब अगर आप एटीएम को तोड़ नहीं पाते हैं तो एटीएम काट कर लाद कर ले जाने के लिए भी ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तैयार रहते हैं। तो इसके बीच में पुलिस का आधुनिक प्रशिक्षण और अपराधी के मानस को, उसके मेंटल ताकत को पढ़ना, ये एक बड़ा चैलेंज है जी। ये सही बात है कि आज के समय में जो अपराधी हैं उनके पास अलग अलग सोर्सेज काफ़ी सारे बढ़ गए हैं किस तरह से अपराध करना है। किसी दूर कोने में एक अपराध हुआ है तो उसी का मोडस ऑपरेंडी वो यूज़ करके किसी और विदेश में अपराध होने का मोडस ऑपरेंडी वो गाँव में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस फोर्स है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी नई नई आई है, और जो हमारा मेन फोकस रहता है वो किसी न किसी ऐसे एविडेंस को वहाँ पर ढूंढ निकालना जिससे हम उन तक पहुँच पाएँ। तो ये एक जो रेस है वो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो यही है कि हम किसी भी तरह करके एविडेंस उस तरह के हम ढूंढें जिससे हम जो अपराधी हैं उन तक पहुंच पाएँ। और अभी तक जितना रिकॉर्ड हमने देखा भी रहा भी है, मैक्सिमम केसेस हम डिटेक्ट कर ही लेते हैं, भले किसी में समय ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही वो नए नए तरीके जो अपराधी वो अपना रहे हैं, लेकिन जो हमारी फोर्सेस हैं हम भी उतने ही अच्छे से या उससे और बेहतर तरीके से उनका पीछा करके उन्हें पकड़ पाते हैं। अभी जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें नकली सीबीआई या आपके आधार कार्ड से, आपके सिम से, या आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है, इस तरह की जो फर्जी चीज़ें कहकर वर्दी में बैठकर दूर से कहीं ये आरोपी जिस तरह से ठगी कर रहे हैं, एक पहलू तो ये है कि ठगी हो रही है, लेकिन उसका जो सबसे जिस पर ध्यान दिया जाने वाला पहलू है वो ये है कि पुलिस अभी भी भारत में कहीं ना कहीं डर का एक पर्याय बनती है, और इसी डर का फ़ायदा ये ठग और ये जालसाज उठाते हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा है कि काफ़ी बार जो सामान्य जन होते हैं वो बस पुलिस की अगर चेकिंग भी लग रही हो तो चेकिंग देख के ही वो वहाँ से चले जाते हैं, या कभी डिजिटल अरेस्ट का जो है उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि जैसे सामने वाला अगर बताता है कि हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है या आपने ये गलत किया, इसमें आपका नाम आ रहा है, तो वो डर के सारी जो जानकारी है उन्हें देने लग जाता है। और इसमें एक जो बड़ी खामी ये आई है कि पुलिस को देख के लोग जल्दी डर जाते हैं और जो अपराधी है वो उतना इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम काफ़ी सारे लीगल एड के सिस्टम होते हैं जिससे हम लोगों को अलग अलग कानूनों के बारे में जानकारी देते हैं। फ्लैक्स होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं, पुलिस थाने या अन्य सरकारी स्थान या पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ पर नए नए कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे अभी जब नवीन कानून आए थे, BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने मोहल्ला सभा करके या थानों में बैठकें करके जनता को दी थी। और साथ ही साथ जो कम्युनिटी पुलिसिंग का एंगल है, जिसमें हम नगर रक्षा समिति या ग्राम रक्षा समिति इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो बातें हैं वो जनता तक पहुँचें और साथ ही साथ जो जनता की ग्रीवांसेस है वो हमें मिले। ये कुछ चीज़ें रहती है जो हम यूज़ करते हैं जिससे जनता और हमारे बीच में एक समन्वय बढ़े। उसके अलावा बहुत बार शांति समिति की बैठकें होती हैं, इस सब चीज़ों के माध्यम से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कानून का भय तो लोगों में रहे, लेकिन साथ ही साथ जो उसका पालन करा रहे हैं उनसे एक फ्रेंडली बिहेवियर भी लोगों का साथ में बना रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस से दोस्ती करिए। क्योंकि अब अगर आप आयुष गुप्ता जी से कभी प्रत्यक्ष मिलेंगे और बात करेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा IPS ऑफिसर जो इंजीनियर है और एक अच्छी पढ़ाई के सिस्टम से निकल कर आया है, वो कितना हम्बल और कितना आपकी रीजनिंग को समझकर बात करने वाला है। बहुत अच्छा लगा आयुष जी आपसे बात करके, और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक हमें मौका दिया और हमारी बातें लोगों तक पहुँचें। और एक ये जो एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें एवं साइबर से संबंधित जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है उसे पढ़ के एकदम ध्यान दें, क्योंकि बहुत ही आसान होता है किसी के लिए हमारा इतना लंबे समय का पैसा जो हमारी जमा पूंजी उसे लूट कर ले जाना, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी इसमें सजग रहेंगे तो बहुत इजीली हम ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो ये थे 2021 बैच के मध्य प्रदेश काडर के IPS अधिकारी आयुष गुप्ता जी। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अधिकारी को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।